Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In today's video, we are going to discuss about basis of education. And basis of education में भी हम psychological and sociological basis of education discuss करेंगे. तो सबसे पहले psychological basis of education discuss करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाँ जी जो psychology है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, जो मनोविज्ञान है. ठीक है, तो सबसे पहले इसी की ही बात करेंगे. तो जो साइकोलॉजी है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. साइकोलॉजी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. कौन से हैं टू वर्ड्स? साइकी एंड लोगस. साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन्स स्टडी. तो जो साइकोलॉजी कंबाइनली हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो आत्मा का एक तरह से ज्ञान है. ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी 16th सेंचुरी के कुछ फिलोसफर एरिस्टोटल, प्लेटो एंड डेकार्ट. ये आपने ध्यान रखना है कि हाँ जी जो तीन फिलोसफर थे इन्होंने ये बात बोली है कि जो साइकोलॉजी है यह एक तरह से आत्मा का ज्ञान है. ठीक है, क्योंकि हमने फिलोसफर क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत पहले टाइम की बात है. उस टाइम जो साइकोलॉजी थी ये फिलोसफी की एक तरह से ब्रांच थी. इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था, बाद में फिर इसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया गया था. इनिशियली दैट वाज ब्रांच ऑफ फिलोसफी. ठीक है, फिलोसफी की एक तरह से ब्रांच थी. तो देखो इन्होंने बोल दिया कि हाँ जी साइकोलॉजी क्या है, जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का ही ज्ञान है. फिर कुछ फिलोसफर और आए, उन्होंने बोला कि जो हमारा मनोविज्ञान है आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, इसकी ना कोई शेप है ना इसका कोई साइज है ना. ये एक मतलब एक तरह से ऐसे ही है, ये इसका कुछ पता ही नहीं है. तो फिर इसको हम मनोविज्ञान कैसे बोल सकते हैं? फिर इसी के मतलब एक तरह से अगेंस्ट कुछ साइकोलॉजिस्ट या कुछ फिलोसफर और आए इन 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी में एक फिलोसफर थे पोम्पोंजी. इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है दैट इज स्टडी ऑफ माइंड, कि जो मन का अध्ययन है दैट इज साइकोलॉजी. मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है. ये बात किसने बोली थी? एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर पोम्पोंजी ने ये बात बोली थी. तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है. ठीक है, फिर कुछ फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट और आ गए. उन्होंने बोला कि मन का अध्ययन या मतलब एक तरह से ये जो हमारा माइंड है, ये जो मन है, ये मतलब मन का अध्ययन मनोविज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हमारा मन है, मन तो बहुत चंचल है, ये तो स्थिर रहता ही नहीं है. तो फिर इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये मनोविज्ञान का अध्ययन है एक तरह से. ठीक है, मतलब एक तरह से मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है. तो इसके अगेंस्ट कौन थे फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट? इन 19th सेंचुरी विलियम जेम्स टिचनर एंड विलियम वुंड. ये थे इस चीज़ के अगेंस्ट कि जो मन का अध्ययन है ये मनोविज्ञान नहीं हो सकता है. फिर इन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है दैट इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. ये बात किसने बोली थी? विलियम वुंड जी ने बोली थी, टिचनर ने बोली थी एंड विलियम जेम्स जी ने ये बात बोली कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन का एक तरह से ज्ञान है. मतलब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, फिर इसके अगेंस्ट भी कुछ साइकोलॉजिस्ट आगे, वॉटसन, वुडवर्थ, थॉरनडाइक, स्किनर, पेवलॉफ. ये आगे कि देखो कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है साइकोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे हो सकता है मनोविज्ञान? अगर कॉन्शियसनेस स्टडी है मतलब एक तरह से मनोविज्ञान या मतलब ये जो हमारी साइकोलॉजी है इसको आप चेतन का ज्ञान बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, तो फिर अदर स्टेट्स ऑफ माइंड कहाँ गई? अनकॉन्शियस माइंड कहाँ गया? प्री कॉन्शियस माइंड कहाँ गया? है ना. तो फिर उनके बारे में भी बात होनी चाहिए. यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है. तो इन्होंने इस डेफिनेशन को भी नकार दिया कि हाँ जी ऐसा नहीं हो सकता है कि साइकोलॉजी जो है वह स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती है. बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी स्टडी ऑफ सोल किसने बोला था साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ माइंड किसने बोला था साइकोलॉजी को, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसने बोला था. ठीक है, फिर उसके बाद इन 20th सेंचुरी वॉटसन, वुडवर्थ, थॉरनडाइक, स्किनर, पेवलॉफ जो इसके अगेंस्ट थे कि हाँ जी साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस का मतलब एक तरह से अध्ययन नहीं हो सकता है. फिर उन्होंने बोला साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि व्यवहार का ज्ञान ही, जो व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं कुछ भी, वो क्या है? वही मनोविज्ञान है. ठीक है, कि व्यवहार की स्टडी को ही मनोविज्ञान कंसीडर किसने किया? वुडवर्थ, थॉरनडाइक, स्किनर, पेवलॉफ एंड वॉटसन जी ने.
ठीक है, ओके। और ये जो हमारे पास वॉटसन है, जेबी वॉटसन है, इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। व्यवहारवाद के जनक किसको कंसीडर किया गया है? जेबी वॉटसन जी को। फुल नेम ऑफ वॉटसन इज जेबी वॉटसन, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन्होंने बोला कि हाँ जी साइकोलॉजी जो है दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आई जो वुडवर्थ ने दी है, वो भी आपने नोट कर लेना है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ ने बोला कि जो साइकोलॉजी है उसने सबसे पहले, जो मनोविज्ञान है उसने सबसे पहले अपनी क्या खोई? अपनी एक तरह से सोल खोई, आत्मा खोई। फिर उसके बाद उसने अपना मन खोया, फिर उसके बाद उसने अपना चेतन खोया। अब सिर्फ और सिर्फ व्यवहार ही बचा है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ बिहेवियर इज रिमेनिंग। अब सिर्फ और सिर्फ व्यवहार ही बचा है। तो ये किसके द्वारा दी गई डेफिनेशन थी? दैट डेफिनेशन वॉज गिवन बाय वुडवर्थ। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो फाइनली हम कंसीडर कर सकते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन। नॉर्मली अगर पूछते हैं कि हाँ जी साइकोलॉजी क्या है, वहाँ पे किसी की बात नहीं की कि सबसे पहले किसने बोला था, ये वो वट नॉर्मली पूछेंगे तो पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर, कि जो हमारी मनोविज्ञान है वो क्या है? मानसिक क्रिया और व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो ये बात थी अबाउट साइकोलॉजी। हाँ जी साइकोलॉजी के बारे में डेफिनेशन क्या थी, क्या इसका मीनिंग था, किन किन साइकोलॉजिस्ट, किन किन फिलोसफर ने क्या क्या बात की थी, ठीक है। अब देखो जो साइकोलॉजी है, अब हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है। तो देखो वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब साइकोलॉजी, आपको पता है कि साइकोलॉजी क्या बोला? व्यवहार की स्टडी। क्योंकि देखो लास्ट में जो डेफिनेशन बनी थी, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी। व्यवहार के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। अब व्यवहार में उन्होंने बोला कि हाँ जी व्यवहार, अगर मतलब समझ लो कि व्यवहार में सब कुछ आ रहा है, मन भी आ रहा है, कॉन्शियसनेस भी आ रही है, फिर हमारी आत्मा भी आ रही है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। मतलब ये ऐसा बोलते थे कि हाँ जी अगर आपने किसी व्यक्ति को समझना है, किसी इंसान को आप समझना चाहते हो, सबसे पहले उसका बिहेवियर जज कीजिए। वो उसका बिहेवियर ही आपको बता देगा कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। मतलब अगर किसी की आत्मा को जानना चाहते हो, किसी के माइंड को जानना चाहते हो, किसी की कॉन्शियसनेस को जानना चाहते हो, तो आप उसका बिहेवियर जज कीजिए। तभी बिहेवियर को मतलब एक तरह से कंसीडर किया गया कि हाँ जी फाइनल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, ओके। तो मतलब एक तरह से बिहेवियर से ही आप किसी इंसान को अच्छे से जान सकते हो। तो देखो जो साइकोलॉजी है इसका जो मतलब रोल है हमारी एजुकेशन में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। देखो टीचर टेक हेल्प ऑफ साइकोलॉजी इन हिज टीचिंग। जो टीचर है वो भी साइकोलॉजी का मतलब मेन हेल्प लेता है अपनी टीचिंग में। अब देखो साइकोलॉजी मैंने बोल दिया कि हाँ जी बिहेवियर की स्टडी करनी है। अब क्लास में अलग अलग लेवल के बच्चे बैठे होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको देख के टीचर को टीच करना है ना। तो उसको पहले बच्चे की साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि हाँ जी बच्चा कैसा है, कैसा इसका लेवल है। तभी मैंने बोला कि जो टीचर है, टीचर टेक्स हेल्प ऑफ साइकोलॉजी इन हिज टीचिंग। जो टीचर है वो भी साइकोलॉजी की हेल्प लेता है अपनी टीचिंग में, है ना। मतलब अगर उसने अपनी टीचिंग बहुत अच्छी बनानी है तो सभी के लेवल के अकॉर्डिंग टीच करेगा। ऐसा नहीं कि जो हाई लेवल का बच्चा है उसी के हिसाब से, वो बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक चलेगा, सो दैट जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है बच्चा उसको भी समझ आए, हाई लेवल को तो समझ आएगा ही ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम मस्ट बी बेस्ड ऑन चिल्ड्रन साइकोलॉजी एंड नीड्स। अब देखो साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल बेसिस पे मतलब किसी भी बच्चे को पढ़ाना है तो जो करिकुलम है वो भी फिर किस बेसिस में होना चाहिए। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम। तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जी करिकुलम होता क्या है। करिकुलम मीन्स जिसमें क्लासरूम वर्क भी आ रहा है एंड आउटसाइड द एक्टिविटीज़, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स आ गई, कुछ भी आ गया, डांस, कल्चर एक्टिविटी, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो जो करिकुलम है ये भी बच्चे की नीड्स की अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। करिकुलम का भी बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में कि हाँ जी करिकुलम ही तो है मेन एजुकेशन में जो रोल प्ले कर रहा है ना। तो करिकुलम भी बच्चे की नीड्स एंड साइकोलॉजी उस बेसिस पे होना चाहिए। पाठ्यक्रम भी बच्चे के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और बोली गई है, एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड एंड नॉट दैट चाइल्ड इज फॉर एजुकेशन। कि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए है। ये आपने लाइन ध्यान रखनी है कि एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड, कि जो शिक्षा है वो किसके लिए है, वो बच्चों के लिए है, ना कि जो बच्चा शिक्षा के लिए है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, करिकुलम शुड इनहेरिट द चाइल्ड
इन सेपरेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टुवर्ड्स हिज राइट। अब देखो करिकुलम कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब बच्चों में एक तरह से इनहेरिट कर सके, बढ़ा सके किस तरह की वैल्यू। एक तो बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आनी चाहिए एंड सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन टुवर्ड्स, अब उसको अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए कि हाँ जी हमारी ड्यूटी क्या है ज़िंदगी में। तो करिकुलम इस तरह से फ्रेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम में मैंने बोला स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आ सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम में जिनको मतलब पढ़ने में वो थोड़े वीक होते हैं बट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, है ना, तो वहाँ पे उनको ले जाइए। तो तभी बोला कि जो टीचर है अपनी टीचिंग में भी साइकोलॉजी का यूज़ करता है, वो पता लगा लेगा कि हाँ जी बच्चा किस फील्ड में अच्छे से जा सकता है, फिर बच्चे को गाइड करेगा कि हाँ जी आप स्पोर्ट्स में अच्छे से कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स लीजिए, आप मैथ में अच्छा कर सकते हो, है ना, आप साइंस लीजिए या आप कुछ बनिए व्हाटएवर, ठीक है। अब देखो वही बात आ गई। अब अगर पूछा जाए कि हाँ जी नीड्स ऑफ साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत किस लिए है। देखो फर्स्ट आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर किसी में पाई जाती हैं, ठीक है ना। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स नो टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, कि कोई भी जो पर्सन है वो सेम नहीं हो सकता है सिर्फ ट्विंस को छोड़ के, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, और कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें एक इक्वल लेवल का माइंड लेवल होगा। सभी का अपना अपना वे होगा पढ़ने का, अपना अपना समझने का, किसी को जल्दी समझ आ जाता है, किसी को थोड़ा लेट समझ आता है कोई चीज़, है ना। तो वही बात आ गई कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए भी साइकोलॉजी का बहुत रोल है एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, टू नो अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक मतलब एक तरह से विकास के लिए, शारीरिक विकास को जानने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मतलब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी अगर साइकोलॉजी जान लेंगे अच्छे से, है ना, कि क्या कर सकता है बच्चा। नेक्स्ट, टू डेवलप चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी, बच्चों में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी हैं, उसको डेवलप करने के लिए भी साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, साइकोलॉजी की ज़रूरत है। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको मतलब इसका मेन पता होना चाहिए कि हाँ जी साइकोलॉजी होती क्या है, मेन है क्या साइकोलॉजी। फिर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह का भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी साइकोलॉजी बेसिस ऑफ एजुकेशन क्यों डाला गया है, इसको साइकोलॉजी को क्यों माना गया है इसको बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन मतलब एक तरह से ये जो सोशलाइजेशन है या सोशियोलॉजी है, ये किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो मीन्स समाज या सोसाइटी एंड लॉजी मीन्स ज्ञान। तो मतलब एक तरह से सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन या सोशियोलॉजी है क्या, साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब हमने अपनी सोसाइटी को जानना है, ठीक है। मतलब सोशलाइजेशन सोसाइटी में ही हो सकती है, ओके, ठीक है। वैसे जैसे बोला जाता है कि हाँ जी जो घर है, जो किसी भी व्यक्ति का होम है, किसी भी पर्सन का घर है, वो क्या है, वो फर्स्ट सोशलाइजेशन वहीं से ही होती है। सामाजिकरण पहले बच्चे का घर से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें एजुकेशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सोसाइटी फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी, कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन कैसी प्रोसेस है जो सोसाइटी में ही होती है। अब समाज में ही होगी एजुकेशन, घर में थोड़ा ना बैठ रहे हैं, पर घर में भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो वहाँ पे भी एक तरह से घर की फैमिली है, वहाँ से भी सोशलाइजेशन होती है। बोलते हैं ना कि फर्स्ट जो होते हैं लर्निंग जो होती है वो घर में ही होती है, फर्स्ट स्कूल जो होता है बच्चे का वो घर ही होता है। वहाँ पे भी सोशलाइजेशन, वहाँ पे भी उसको थोड़ी सी मतलब एक तरह से अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी सीखता है कि किस तरह से हमने अडेप्ट करना है किसी सिचुएशन में थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बोला कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी में ही होती है, सोसाइटी के लिए होती है एंड बाय सोसाइटी, सोसाइटी ही हमें एजुकेशन देती है, सोसाइटी के लिए ही एजुकेशन होती है और सोसाइटी में ही एजुकेशन होती है। अब हम एजुकेट करेंगे, इन फ्यूचर हम किसी और को एजुकेशन देंगे, है ना। तो मतलब एक तरह से ये सोसाइटी का भी बड़ा रोल प्ले है एजुकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज नथिंग, एजुकेशन कुछ भी नहीं है, बट प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी,
बट हमने प्रिपेयर करना है किसी भी पर्सन को सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी को पूरी तरह से सोशल बनाना है, मतलब उसको डर नहीं लगना चाहिए, किससे बात करने में उसको थोड़ी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी हेजिटेशन दूर करनी है, एक तरह से सोशलाइज करना है। जब स्कूल है, स्कूल में भी अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ से भी सोशलाइजेशन होती है। अगर कोई पर्सन घर में ही रहेगा, किसी से बात ही नहीं करेगा, तो फिर इसकी सोशलाइजेशन हाउ इज पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि एजुकेशन फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन है वो कुछ भी नहीं है। वो ऐसा है कि हाँ जी, हमने अपनी जो क्या है, हमने एक अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, सोशल एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्ट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सोशोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले कब यूज़ किया गया है? इन 1837। इंपॉर्टेंट है, ये अपने ध्यान रखें। सोशोलॉजी वर्ड कब यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम? 1837 में। नेक्स्ट, एक साइकोलॉजिस्ट थे रॉस, इन्होंने बोला है इंडिविजुअलिटी इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनैलिटी इज अ मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम सोशल एनवायरनमेंट। कि जो इंडिविजुअलिटी है, जो कोई व्यक्ति है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी पर्सनैलिटी भी मीनिंगलेस है अगर वह सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, अगर वह सोशल एनवायरनमेंट में ही नहीं जाता है। तभी मैंने बोला कि हाँ जी, घर में बैठे रहेंगे, कहीं किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, मतलब कहीं पे नहीं जाएंगे कि हाँ जी घर में ही रहे हम, तो फिर हमारी सोशलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो सकती है? समाजीकरण नहीं पॉसिबल हो सकता है। तभी मतलब रॉस जी ने बोला है कि किसी व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी की भी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वह सोशल एनवायरनमेंट में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी? एजुकेशन सोशियोलॉजी के जो फादर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है? जॉर्ज पेर्ने। जॉर्ज पेर्ने को कंसीडर किया गया है फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, ठीक है। अब देखो, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने क्या बोलते हैं, करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, तो कुछ ना कुछ हमें मतलब कुछ प्रिंसिपल्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे कि हाँ जी, किन प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपना करिकुलम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा फ्लेक्सिबल, कि जो करिकुलम होना चाहिए दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, डायनामिक, चेंजेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से होना चाहिए करिकुलम, अकॉर्डिंग टू मतलब उनको इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करना है कि उनको सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन में हेल्प करे, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स कि डायनेमिक, चेंज होता रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जब जब नीड है। नेक्स्ट, करिकुलम शुड मेक चिल्ड्रन कैपेबल फॉर देयर अर्निंग। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि वो अपनी अर्निंग के लिए कैपेबल हो सकें, कि कुछ कमाने के लिए कैपेबल हो सकें, पढ़ें फिर आगे कुछ अर्निंग भी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर वर्ल्ड। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि जो करिकुलम है वो बच्चे को प्रिपेयर करे, किसके लिए? संसार के लिए, सोसाइटी के लिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब समाज को समझने के लिए, है ना, सोसाइटी को समझने के लिए, वही बात आ गई, संसार को समझने के लिए, ठीक है। मतलब सभी को अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे में क्या करना चाहिए? इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे बुरे की समझ आ जाए, सीधी बात, ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम शुड इन्वॉल्व सोशल एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड, मतलब करिकुलम में सोशल, सामाजिक एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए कि बच्चा जो है अच्छे से समाज में सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। मतलब इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन करना है कि उसकी पावर ही, उसकी मेंटल पावर इस तरह से बना देने हैं कि हाँ जी, सामाजिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सोशल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शुड हेल्प स्टूडेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को हेल्प करे कि हाँ जी, हमने अपनी लाइफ में कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हम ले सकें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले पाएगा जो कुछ ना कुछ मतलब उसमें सोशलाइजेशन की पावर होगी। सोशलाइजेशन मीन्स किस तरह से किसी के साथ बात करनी है, हाउ टू आंसर, किस तरह से किसी को बोलना है, बिल्कुल पोलाइटली बात करनी है या कहीं कहाँ पे गुस्से में बात करनी है, किस तरह से बात को समझना है, किसी इंसान को समझने की पावर, वट एवर, मतलब सोशलाइजेशन मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद समवन, ठीक है। तो मतलब एक तरह से इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जान सके कि हाँ जी, हमारी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये बात थी करिकुलम की। अब अगर पूछा जाए कि हाँ जी, सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की, तो नीड में क्या आ सकता है कि हाँ जी, सबसे पहले हमने जो क्या बोलते हैं फैमिली है, फैमिली को समझना है। एक तरह से फैमिली से ही चली हुई है सोशलाइजेशन, फैमिली में ही डेवलपमेंट होती है सोशलाइजेशन की, है ना। मतलब एक तरह से समाजीकरण जो होता है वो हमारी घर से ही स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है। एक तरह से अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी कि हाँ जी हमने कहाँ पे किस तरह से अडेप्ट होना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में खुद को ढालना है, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल, एजुकेशन, एजुकेशन इज़ द मेन रोल टू बिल्ड अप सोशलाइजेशन इन एनी पर्सन, मतलब एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है किसी में सोशल सामाजिकरण विकसित करने का, ठीक है। मतलब एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब वो एजुकेशन लेगा। एजुकेशन में भी करिकुलम अच्छा होना चाहिए कि करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि हाँ जी उसको सोशल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करें, सोशलाइजिंग या सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपने अपने हिसाब से आंसर करना है। उसी तरह थोड़ा सा मेरे से छूट गया था, देखो जो साइकोलॉजी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में हु इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए दैट विलियम वुंट इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय होम, किसने साइकोलॉजी का वर्ड सबसे पहले यूज किया था, तो आपको पता होना चाहिए रुडोल्फ गोखले। रुडोल्फ गोखले जी ने साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था इन 1590 ईस्वी में इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था, ये आपने ध्यान रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे पहले साइकोलॉजी की लैब किसने एस्टेब्लिश की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दैट साइकोलॉजिकल लैब वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंट इन लिप्जिग जर्मनी इन 1879। लिप्जिग जर्मनी में इन्होंने साइकोलॉजिकल लैब सेटअप की थी, किसने, विलियम वुंट जी ने। कब की थी, इन 1879। दैट्स वाई ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक भी किसको कंसीडर किया गया है, विलियम वुंट जी को कंसीडर किया गया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड में साइकोलॉजी की लैब एस्टेब्लिश की थी। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम, ये सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब जो थी इंडिया में किसने एस्टेब्लिश की थी, तो वो भी नोट करेंगे। दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय N. सेन गुप्ता इन 1916 एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना है ये कब हुई, मतलब एक तरह से इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, किसने की थी, N. सेन गुप्ता जी ने की थी, ठीक है। कहाँ पे की थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में की थी। कब की थी, 1916 में। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किसने एस्टेब्लिश की थी, वर्ल्ड में किसने एस्टेब्लिश की थी, एंड हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। So this is all about basis of education. So thanks for watching the video.